नमस्कार। न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग पूछना चाह रहे हैं कि अरे थे कहां भाई, कहां गए थे। दरअसल अमेरिका गया हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए और आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरी वहां से देखी होंगी, कुछ तो भयंकर वायरल भी हो गई हैं। तो वो अनुभव भी आपसे साझा करूंगा। बड़ा कमाल का अनुभव है। 16 घंटे की फ्लाइट लीजिए, जाइए, बॉडी का क्लॉक हिल जाता है, लेकिन पाठशाला हो या दूसरी खबरें वो आप तक पहुंचाता हूं। और कैसे पहुंचाया, वहां क्या देखा, वो सब बड़ा कमाल का था। मौसम अलग था, मिजाज अलग था और सीखने को बहुत कुछ था। तो पाठशाला में वो एक दिन आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि मैंने वहां क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। लेकिन आज तो यहीं बहुत कुछ है। वहां तो मोदी जी दौरा करके वापस आ गए, लेकिन यहां तो ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि कुछ लोगों को दौरे पड़ रहे हैं। तो आज पाठशाला में उसका जिक्र करूंगा और क्लास सबकी लगेगी हमेशा की तरह। खबरों का हर चैप्टर खुलेगा विस्तार से, तो अब तो वो सब बताने की जरूरत है नहीं। आइए शुरू करते हैं पाठशाला। सबसे पहले पाठशाला में आज क्या है वो आपको दिखाता हूं। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। जैसे आपने एक फिल्म देखी थी, आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, तो कांग्रेस में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है और कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस में बीजेपी के फायदे वाला चैप्टर क्या बताता है, आज आपको वो समझाऊंगा कि इस कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस में बीजेपी का क्या फायदा है। इसके बाद आपको यह बताऊंगा कि अमित शाह से मिलकर कैप्टन कांग्रेस मुक्त हो गए हैं क्या, और क्या पंजाब को कांग्रेस मुक्त कर देंगे वही कैप्टन जो अमित शाह से मिलकर आए हैं। अमित शाह से क्या बात हुई, कैसे बात हुई, क्या उसके मायने हैं, वो आपको समझाऊंगा। इसके अलावा चैप्टर जो खोलूंगा उसमें बात होगी अमरिंदर सिंह कांग्रेस को कितना चुनावी डैमेज करेंगे, इसका गणित आपके सामने रखूंगा। गांधी परिवार से साइडलाइन नेता नई कांग्रेस बनाने वाले हैं क्या, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे हम आज की इस पाठशाला में। सिद्धू से काम निकालकर किनारे कर देने वाला खेल भी समझाएंगे। तो आज बहुत कुछ है इस पाठशाला में पॉलिटिक्स के लिहाज से, और इसीलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास। तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में जो कांग्रेस का चैप्टर है वो खोलता हूं और सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इस चैप्टर में जानकारी दूं। ये तस्वीर अभी आऊंगा इस पर, लेकिन आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि इसमें आज जो कैरेक्टर्स हैं जिन पर बात होगी उनको समझ लीजिए। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने आज शाम ऐसी हेडलाइन दी जो न्यूज चैनल्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो मिलकर आए हैं अमित शाह से। तो पहले कैरेक्टर पंजाब के लिहाज से जिन पर आज चर्चा होगी वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। दूसरे कैरेक्टर हैं जिनका नाम है सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अल्टीमेटम के दौर से गुजर रहे हैं। वो सिद्धू जो सीना चौड़ा करके घूम रहे थे कि पंजाब में वही होगा बॉस जो मैं बोलूंगा, कांग्रेस के अंदर ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो नवजोत सिंह सिद्धू आज अल्टीमेटम के दौर से गुजर रहे हैं कि शाम तक बता दो, रात तक बता दो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा उठाओ और कांग्रेस से निकल जाओ। वो हालत हो गई है। और तीसरा कैरेक्टर चन्नी भी है इसमें, वो क्या कर रहे हैं आपको ये भी समझाऊंगा। और चौथा कैरेक्टर इसमें कपिल सिब्बल भी है। कपिल सिब्बल और G23 जो है, एक वो पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन का नहीं आता था गन मास्टर, वैसे G23 में फीलिंग आती है G23 सुनकर। तो ये गन मास्टर जो है कांग्रेस वाले, वो किस पर निशाना साध रहे वो बताऊंगा। तो ये चार कैरेक्टर पकड़ के चलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिद्धू, चन्नी जो सीएम है पंजाब के, और कपिल सिब्बल। ये चारों कैरेक्टर जो कहानी गढ़ रहे हैं इस वक्त पंजाब के अंदर, वो गोलमाल फिल्म जैसी है। और उसमें क्या गोलमाल है, उसमें कहां बीजेपी की एंट्री होती है, कहां आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, और पूरा सियासी खेल पंजाब का कैसे पलट रहा वो आपको बताऊं। उसके लिए आपको यह तस्वीर समझनी होगी। कांग्रेस में गांधी परिवार से विद्रोह हो गया है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने गए। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और उस पर आपको जानकारी दूंगा। दूसरी तरफ G23 के नेताओं का सब्र का बांध टूट गया। कपिल सिब्बल सामने आकर कहने लगे कि कौन ले रहा है भाई डिसीजन, जब वहां परमानेंट अध्यक्ष ही नहीं बैठा है तो ये निर्णय ले कौन रहा है। वो भी गांधी परिवार को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जी हजूरी नहीं कर सकते। G23 है लेकिन जी नहीं करेंगे, मतलब जी हजूरी वाला जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अमित शाह से जब मिलने पहुंचे और करीब 50 मिनट
ये जो तस्वीर है ये पुरानी तस्वीर है, ये इसको नया मत समझिएगा, लेकिन पुरानी तस्वीर में जो भाव है, चेहरे पर मुस्कान है, हाथ मिल रहे हैं, दिलों के मिलने की बातें हो रही हैं, वो 50 मिनट चली है। और पहले से अटकलें लग रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। तो आज अमित शाह से जब मुलाकात हुई तो संभावनाएं बढ़ गई, चर्चाएं होने लगी। कल तक अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि दिल्ली में अपना बंगला खाली करने आए हैं, लेकिन 24 घंटे में अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने पहुंच गए। बंगला खाली करने करते 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 बीजेपी में जगह मिल जाए, इसकी भी कोशिशें हो रही क्या। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, और वो ट्वीट आपको दिखाता हूं कि इस ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या। वो ट्वीट आपके सामने रखता हूं। उस ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, और ये जूम करके दिखाइए जरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं, मेट यूनियन मिनिस्टर, एक मिनट भाई, मेट यूनियन मिनिस्टर, ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, हाँ, मेट यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी इन दिल्ली, ठीक है, डिस्कस्ड द प्रोलॉन्ग्ड फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट फार्म लॉज एंड अर्ज्ड हिम टू रिजॉल्व द क्राइसिस अर्जेंटली with repeal of the laws and guarantee MSP besides supporting Punjab in crop diversification. No farmers no food hashtag लगाया इन्होंने। ये 8:29 पर इन्होंने ट्वीट किया है। 29 सितंबर का दिन है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट है। अब इसमें बड़ी दिलचस्प चीज है। अब इसमें जिस आदमी का आप नाम देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि किसानों पर बात किया, बाहर आ जाइए, तो उसमें ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मिलने गए हैं, ये अब पंजाब के सीएम नहीं है। तो आप क्यों मिलने गए भाई? पंजाब के सीएम के तौर पर मिलने जाते और पंजाब के किसानों का दर्द रख रहे होते तो समझ में आता था। लेकिन जब आप सीएम भी नहीं हैं, किसी पद पर भी नहीं हैं, तो आप किस हैसियत से मिलने गए, क्यों मिलने गए और कह रहे हैं कि सिर्फ किसानों की बात करके आइए, यह हजम नहीं होता। दूसरा, जिन अमित शाह से वो मिलकर आए हैं, ये अमित शाह जो हैं, ये कृषि मंत्री तो है नहीं जो कि ये कानून लेकर आए थे, ये गृह मंत्री हैं। तो जब ये कृषि मंत्री है ही नहीं तो इनसे क्या चर्चा करके आए हैं? तो कहानी कुछ और है। किसानों की बात करने गए थे, लेकिन उस जमीन पर फसल सियासी उगने वाली थी, क्योंकि अंदर अभी बातें बहुत सारी होंगी ना, तो बाहर आके सीधे कैसे कह देंगे कि बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हो सकता है किसानों पर बात हुई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होगी, लेकिन सिर्फ किसानों पर बात हुई होगी, ये अगर आप एनालिसिस देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं बॉस, ये तो नहीं हो सकता। खैर, अब आपको एक चीज और दिखाता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जो करके आए सो करके आए, लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है। गांधी परिवार से साइडलाइन हुए नेताओं की आपको फहरिस्त दिखाता हूं कि कैसे एक एक करके सबको किनारे लगाया गया। जो गांधी परिवार के और स्पेशली सोनिया गांधी वाला जो खेमा है उसके लोग थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनको गांधी परिवार से साइडलाइन कर दिया गया। जब बोले जाओ अब तुम कैप्टन नहीं हो, तुम अपना बैट उठाओ और चलो, अब सिद्धू खेलेगा। हेमंत बिस्व शर्मा, ये फोटो देखिए, फोटो लगा दिए इन्होंने हेमंत सोरेन की। तो गलती तो किसी से भी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो हेमंत बिस्व शर्मा को अलग किया गया और वो जो है वो अब असम के सीएम बन गए। सोचिए उनकी क्या हालत रही होगी कि फोटो लगाने वाले ने उनको पहचाना नहीं और लगा दिया हेमंत सोरेन का। ऐसे कांग्रेस उनको साइड करके रखती थी। तो ये भी होता है। उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको वहां मध्य प्रदेश में बेचारे बोलते रह गए कि मैं महाराज हूं, लेकिन इनको मंत्री पद केंद्र में कब मिला, जब वो बीजेपी में आ गए। उसके बाद जितिन प्रसाद यूपी सरकार में मंत्री बना दिए गए, अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है कुछ दिन पहले। अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में चले गए। सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई। ये वो सारे लोग हैं जो गांधी परिवार के करीबी थे और स्पेशली सोनिया गांधी के करीबी थे, लेकिन सबको धीरे धीरे साइड, इधर झाड़ा उधर झाड़ा और हटा दिया। अब ये क्या हो रहा है, इसको समझिए जरा। क्योंकि अब वो जो अध्यक्ष पद, जिसका अभी कपिल सिब्बल क्या जिक्र कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा, वो जो खाली पड़ा हुआ है, उस पर अगर राहुल गांधी को आना है, जिसके मान मनोबल की बातें चल रही हैं, दौर चल रहा है और कहा जाता है राहुल जी आप प्लीज आइए इस कुर्सी पर बैठिए और पार्टी को संभालिए। उस कुर्सी पर वो तभी बैठेंगे जब उनके हाथ में पावर, उनको लगे कि जो मैं चाह रहा हूं वो हो रहा है, जो उनको लगता था कि पिछली बार उतना नहीं हो रहा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अपनी खेमेबाजी चलती है। तो उसको लेकर अब चीजें जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ज्यादा कर रही हैं और सोनिया गांधी सिर्फ हामी भर रही हैं, ये कहा जा रहा है। इसलिए आपको दिखाया कि कैसे ये अलग हो रहा है। अब आपको दिखाता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कितने पावरफुल हैं, आपको ये समझना चाहिए। क्योंकि
अमरिंदर सिंह इस कैरेक्टर के बारे में, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये पहले किरदार है जिनके बारे में आपको समझना चाहिए। पिछले 4 विधानसभा चुनाव जो पंजाब में हुए, उनमें कैप्टन की भूमिका क्या रही वो आपको समझना चाहिए। ये आपको बता रहा हूं कैप्टन के बारे में। इन 4 विधानसभा चुनाव जो पंजाब में हुए, इसमें 2 में जो जीत मिली कांग्रेस को, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से मिली। ये वो कैप्टन थे जिन्होंने कांग्रेस को 2 चुनाव वहां पर जीता है। और उसी आदमी को कहा कि नहीं नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाओ। और उन्होंने कैसे कैसे हालात में पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाई, बढ़त दिलाई, आप समझिए। 2014 का चुनाव था, मोदी लहर चल रही थी, मतलब ऐसी सुनामी चल रही थी कि कोई खड़ा होने वाला नहीं था। मोदी लहर के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, और अमृतसर में इन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को हराया। जेटली साहब को इन्होंने हरा दिया, जेटली हारे इनसे। 2017 में पंजाब के अंदर 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में लौटी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब में जगह है। 2019 में लोकसभा के चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। वहां पर 13 लोकसभा जो सीट है, 13 में से 8 लोकसभा सीटें वो कांग्रेस ने जीती। किनके नेतृत्व में? इन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। और उस आदमी को आप कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा सियासी कैलकुलेशन कांग्रेस के अंदर चल रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, वो अपना उनका कैलकुलेशन जो भी हो, उन्होंने वो कर दिया। अब सवाल है कि कांग्रेस को कैप्टन कितना डैमेज कर सकते हैं। उनको फायदा तो पहुंचा रहे थे, लेकिन डैमेज करने की बात पर आइएगा कि कैप्टन कितना डैमेज कर सकते हैं कांग्रेस को, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कितना डैमेज कर सकते हैं। इस चीज को समझिए। आपको 2017 का विधानसभा चुनाव बताता हूं। 2017, इस आंकड़े को पकड़ के रखिए। कांग्रेस को कितना % वोट आया था? करीब 38.5%। यह पंजाब के लिए आपको बता रहा हूं। पंजाब। अकालियों को कितना आया जब वो हारे? उनको 30.6% वोट आया। अकाली प्लस बीजेपी है। और आम आदमी पार्टी, जिसकी सीटें बढ़ी और उसने अच्छा परफॉर्म किया, उनको 23.7% वोट आया। यानी मार्जिन बहुत ज्यादा का नहीं है। 8% का करीब फर्क है यहां पर, और यहां पर करीब 7% का फर्क है, 6-7% का। उतने में वहां खेल हो गया और कांग्रेस की सरकार बन गई 2017 में। जो चुनावी एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कहा जा रहा है, एक एनालिसिस है, अभी एनालिसिस है, इसको कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये मान के चल रहे हैं वो लोग कि 4 से 5% वोट काट सकते हैं। इसको वो काट सकते हैं कांग्रेस के अंदर। यानी यहां से अगर आप 4 से 5% वोट निकाल लीजिए तो ये करीब आ जाता है 33% के आसपास। और ये वोट अकाली, आम आदमी पार्टी या बीजेपी में बढ़ जाएंगे। यानी यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अब बीजेपी अलग है तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। इसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि अभी छोटी पार्टी, लेकिन कैप्टन इसमें चले गए तब सोचिए क्या होगा। तो अकाली, आप, कांग्रेस और बीजेपी, अब चौतरफा लड़ाई है ना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे 4 से, और ये तो मिनिमम कह रहे हैं, मिनिमम 4 से 5% वोट काट सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा कर देंगे पंजाब के अंदर अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं। अच्छा, वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी का फायदा क्या है, जो आपको मैं समझा रहा था कि बीजेपी का फायदा क्या। अब आप देखिए, लड़ाई जो है, जो आप अभी, आपको अमेरिका जाने के पहले समझा रहा था ना, क्वाड, चौतरफा, तो वही क्वाड जो है वो अब पंजाब में चल रहा है। और उसमें कौन कौन हो गया चौतरफा में? एक तरफ कांग्रेस हो गई, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हो गई, तीसरी तरफ अकाली हो गए, और चौथी तरफ वो बीजेपी हो सकती है। ये वो बीजेपी है जिसके साथ कैप्टन हो सकते हैं। अभी ये उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी बात हो रही है कि ये हो सकते हैं बीजेपी प्लस कैप्टन हो जाए। तो ये वो क्वाड है जो आपस में लड़ने के लिए बना है। वो वाला क्वाड बना था चीन को रोकने के लिए, ये वाला क्वाड जो है वो एक दूसरे को रोकने के लिए। तो इसमें अगर यहां पर ये खेल होता है ना, तब तो मामला
पूरी तरीके से खुल जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये बीजेपी को आप काट के चलिए और यहां से ये त्रिकोणीय लड़ाई होगी। बीजेपी जो है अभी कहीं लड़ाई में नहीं है। और पंजाब में बीजेपी को बीजेपी की बात कर रहा हूं, 6 से 7% से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला है। कैप्टन के आने के बाद अब अगर आप वो जो 4 और 5% वोट कांग्रेस का काट रहे, अगर वो बढ़ जाए तो बीजेपी जो है वो 10-11% पर आ जाएगी। और अगर ये 10-11% पर आई, कांग्रेस का वोट शेयर घट जाता है, आम आदमी पार्टी का मान लीजिए उतना ही रहता है और अकालियों का भी उतना ही रहता है, तो वो जो नुकसान है वो ये स्थिति पैदा कर देगा कि बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। और कैप्टन की जो राष्ट्रवादी छवि है वो बीजेपी के एजेंडे से मैच करती है। कैप्टन की इमेज का इस्तेमाल किसानों को मनाने के लिए हो सकता है। आज जब बातचीत हुई और उसमें से एक हिस्सा बताया गया, 50 मिनट किसानों पे बात तो नहीं हुई होगी, आप चाहिए तो लिख के रखवा लीजिए मुझसे। किसानों को मनाने पर चर्चा हो सकती है और एक मैसेज जाना चाहिए कि किसानों के हित में बात की, और वही किसानों के हित में बात करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में गए हैं। यह बात जो है, ये नैरेटिव, ये कहानी, ये जो रूपरेखा है, ये बीजेपी को सूट भी करती है। तो वो किसानों का मसीहा कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो जो 4 से 5% का मिनिमम आप सोच रहे हैं वो हो सकता है और बढ़े, और अगर बढ़ेगा तो इधर नुकसान, इधर नुकसान, इधर नुकसान, यानी बीच में पंजाब के लिए लड़ाई चौतरफा खुल जाएगी। अच्छा, कैप्टन के रूप में बड़ा सिख लीडर भी मिल जाएगा बीजेपी को, जिसका फायदा दूसरे राज्यों में हो सकता है। कैप्टन वो नैरेटिव भी सेट करेंगे कि देखो मैंने इस प्रदेश के लिए क्या नहीं किया और मुझे गांधी परिवार ने क्या दिया, मुझे कांग्रेस ने क्या दिया। जब वो बीजेपी में अगर जाते हैं तो, नहीं भी गए, अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो भी बीजेपी भी यही बात कहेगी कि देखो पंजाब के बेटे को क्या दिया, कितना नुकसान किया। तो चुनाव में खेल पूरा खुल जाएगा और ये कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, ये बात याद रखिए। अच्छा, इसमें कैप्टन का क्या फायदा है? अभी तो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है अगर कैप्टन आते हैं। कैप्टन का फायदा क्या है यह भी आपको समझना पड़ेगा। वो क्यों आएंगे बीजेपी के साथ, उनको क्या मिलने जा रहा है? पहली चीज, आपने फिल्म देखी होगी बदलापुर, वरुण धवन की आई थी। इधर जो बदले की आग जलती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं बुझती भाई। बदलापुर फिल्म देख ली और सोचे कि खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। वो बदलापुर इधर कैप्टन के अंदर जल रहा है। और इसलिए नहीं कि उनको सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, इसलिए भी जल रहा होगा कि उनको यह लगता है कि जिस तरीके से हटाया और जिस आदमी के कहने पर, जो बीजेपी से आया और जिनका कोई ऐसा जनाधार नहीं है सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू का, कि आप आए और कहे कि इनको हटाओ मैं जिता देता हूं, उनकी वजह से हटा दिया। तो एक तो बदला लेने का मौका मिलेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर वो बीजेपी में आते हैं। कांग्रेस का नुकसान करके ही सही, तुम मुझे हटा रहे हो, मैं तुम्हारा सीएम भी नहीं बनने दूंगा। यह भी राजनीति में बदला होता है। और किस किस से बदला? गांधी परिवार, जिनके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था कि मुझे सोनिया गांधी ने कहा कि बस ये हो रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो वो जो जिस परिवार के लिए पूरे, अब भाई कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा और किसके लिए खड़े होते हैं आप? किसी और के लिए तो होते नहीं। तो वो गांधी परिवार से बदला लेने का मौका, और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू से कि तुम कल के आए और हमको हटा दिए, तुमको भी सीएम नहीं बनने देंगे, ये भी बदला होता है। अच्छा, दूसरा उनके पास मौका है सीएम कैंडिडेट वो फिर से बीजेपी का बन जाए, क्योंकि बीजेपी के पास वहां कोई चेहरा नहीं है। अब आप कहेंगे कैंडिडेट बन के क्या कर लेंगे? अगर हंग असेंबली हो जाती है, मामला अटकता है, लटकता है और किसान आंदोलन का मसला सुलझ जाता है, और चुनाव के बाद तो वैसे भी 5 साल इनको फर्क नहीं पड़ना है, तो पता चला कि बीजेपी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली भी साथ आ गए और होके मिलकर सरकार बने। कुछ सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं हुआ तो केंद्र में उनको पद मिल सकता है, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, ये भी उनका फायदा है। अगर सीएम नहीं भी बने तो कम से कम नेतृत्व किया तो वो भी उनको मिल सकता है। कैप्टन के पास बीजेपी के अलावा अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अकाली दल में तो जाएंगे नहीं, वहां तो सुखबीर बादल पहले से सीएम फेस हैं और कैप्टन खुद कह चुके हैं कि उनका अकाली दल में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो उनके डिप्टी बन के थोड़े काम करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पहले से कोसते रहे, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। तो कहानी बहुत दिलचस्प हो चुकी है कैप्टन अमरिंदर सिंह के अमित शाह से मिलने के बाद। अब इस कहानी में कुछ और कहानियां हैं।
जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के लिहाज से क्या होगा। लेकिन उसके पहले सीधे चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास जो कवर कर रहे हैं इस पूरी कहानी को। पंजाब में जो उड़ता पंजाब है वो उड़ते उड़ते किस शाख पे बैठेगा पता नहीं। तो हमारे साथ अमित हैं और रविकांत हैं। अमित, पहले ये बताइए, अमित शाह से 50 मिनट किसान आंदोलन पे बात, ये तो हाजमोला खा के भी हजम नहीं हो रहा है सर, और वो भी तब जब कैप्टन सीएम नहीं है और अमित शाह जो है वो कृषि मंत्री नहीं है। अब आप बताइए अंदर हुआ क्या है। सुशांत, मुझे लगता है कि कोई भी जैसे होता है ना कि एक बहुत चीज़ें जो है दिखती सामने है और बोली कुछ और जाती है, लेकिन सब लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। हर कोई समझ रहा है कि वहाँ पर क्या खिचड़ी पकी होगी। निश्चित तौर पर जो किसान का मसला है वो बात हुई होगी, क्योंकि अगर अमित शाह को सपोर्ट करना है या अमरिंदर को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना है तो किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो उसमें किस तरह से मदद होगी इस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी चर्चा हुई होगी कि अगर बीजेपी में कल को कैप्टन आते हैं तो उनकी भूमिका क्या हो सकती है, उनको किस तरह से मदद बीजेपी करेगी, क्या बीजेपी ये सोच रही है कि उनको क्या अलग पार्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है तमाम मसलों पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है 50 मिनट सिर्फ आप किसान पर चर्चा करें, ये संभव नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोनों के बीच का इक्वेशन पिछले 10-8 महीने में बहुत अच्छा हो गया है। अमित शाह और अमरिंदर सिंह लगातार बात कर रहे थे इस आंदोलन के दौरान। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जो एक ऐसे शख्स हैं जो हर चीज पहले नापते हैं, तौलते हैं और कितना फायदा होगा कैप्टन के आने से। दो बात बताइए, ज्वाइन करेंगे कि नहीं, और करेंगे तो कब करेंगे। पंजाब में क्राइसिस बहुत। अरे अमित, आप ऐसे ही बस गोल गोल घुमा के मत निकलिए। मुझे लगता है कि आप इतनी अंदर की खबर लाते हैं, कुछ तो बताइए, कब ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी ज्वाइन करने से पहले बहुत सी निटी-ग्रिटी पे चर्चा होनी है, क्योंकि देखिए सिर्फ अपने साथ ज्वाइन करा लेने से ये भी हो सकता है कि बीजेपी को उतना फायदा ना हो, क्योंकि असली मकसद जो है कैप्टन का वो है बदलापुर वाला कि कांग्रेस को कैसे हराए। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी टाइम लगेगा। जब बीजेपी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि कैप्टन को अपने साथ लेकर फायदा ज़्यादा है, तब मुझे लगता है ये होगा। लेकिन इस पर चर्चा हो रही है और ये ऑप्शन खुला हुआ है। बीजेपी क्योंकि उनके बड़ा चेहरा खोज रही है, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि वो शामिल हो। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला सरकार को करना पड़ेगा, जो शायद किसी वो चाहते हैं कैप्टन रिपील तो भले ना करे, लेकिन उसको लेकर बड़ा फैसला जरूर होगा मुझे लगता है। ठीक है, रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है इन मुलाकातों को लेकर, और वो बंगला खाली करने आए थे कि नया बंगला ढूंढने आए थे। देखिए सुशांत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन के पास सबसे बेहतर विकल्प क्या है। आज की डेट में अगर कैप्टन कहीं भी जाते हैं तो उनको ये बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो उनको प्लेटफॉर्म दे सकती है सिद्धू से बदला लेने के लिए। बीजेपी के पास राज्यसभा की सीटें हैं, उनको सेंटर में ला सकती है। बीजेपी गवर्नर बना सकती है और किंग मेकर भी बना सकती है। अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं अपनी पार्टी बनाकर, अगर वो 10 सीटें लाने में भी कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर हंग असेंबली होती है, तो वहाँ पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहेगी। इसीलिए जो मुलाकात हुई है, जो बताया जा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। पूरा कैलकुलेशन जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी किया जा रहा है। बीजेपी भी नाप तोल कर उनको प्राथमिकता देना चाहती है, लेकिन बीजेपी को यह पता है कि उसका बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है। पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, कांग्रेस को रोकने की एक ताकत मिल जाएगी और किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए एक वो चेहरा चाहिए जिसकी किसानों में लोकप्रियता हो। आपको याद होगा सुशांत की जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसान आंदोलन को नहीं रोका। जो पंजाब से किसान दिल्ली आ रहे थे उसको भी नहीं रोका। वो लगातार केंद्र से अपील कर रहे थे कि इस पूरे मामले को बातचीत से सुलझाना चाहिए, और वही मैसेजिंग आज की बैठक में। लेकिन इसमें एक कैलकुलेशन है रविकांत और अमित, आप इससे थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे कि पंजाब के अंदर चूंकि बीजेपी हमेशा अकालियों के साथ चलती रही, उन्होंने उस तरीके से कभी अपना संगठन और पार्टी बनाई नहीं जैसे वो दूसरे राज्यों में करते हैं। अब अगर कोई ये सोचे कि कैप्टन आएंगे और वो वैसे जैसे बंगाल में नहीं हुआ था कि शुवेंदु अधिकारी आए और एकदम से ऐसा माहौल बना दिया गया कि अब तो जैसे खेला ओबे में बीजेपी की तरफ खेला होगा, तो कैप्टन आएंगे भी तो
भाई आप जो है कीनिया की टीम को लीड करेंगे तो कितना रन अकेले मारेंगे? खाली बॉलिंग आप ही करेंगे, खाली बैटिंग आप ही करेंगे और खाली फील्डिंग आप करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें क्या होगा वो बड़ा दिलचस्प है। आप लोग को जरा 5 मिनट और रोक रहा हूं, थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग थक गए होंगे, घर जाना चाह रहे होंगे, 5 मिनट और रुकिए। वैसे रविकांत, आपने हमारे अंदर अपराध बोध जगा दिया। मैं और अमित जो है बिना मास्क के लाइव कर रहे हैं और आप जो है वो मास्क पहने हुए हैं। अच्छी बात है, लोगों को ये मैसेज भी जाना चाहिए। मास्क के पीछे चेहरा ही नहीं छुपा है, बहुत लोग तो और चेहरा छुपा के राजनीति भी कर रहे हैं, वो भी ठीक है। तो जरा 5-5 मिनट आप लोग और रुकिए, मैं आता हूं। जरा थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में और बताना है। कांग्रेस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अभी देखिए इतना तो तय हो गया, जो हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि किसान आंदोलन पर खाली बात करने नहीं आए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में जो आपको बातें बता रहा था कि देखिए गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, तो किसी से नहीं छुपा है, आज की बात तो है नहीं। लेकिन गांधी परिवार ने उन्हें एक झटके में किनारे कर दिया। जैसे कहते हैं ना, शरीर से एक हाथ काटा या पैर काटा या जो भी चीज उनको लगी होगी वो एक तरीके से काट के उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन बात सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हाई कमान की जो कार्यशैली है उससे नाराज है, संगठन में बदलाव चाहते हैं। अब ये जो कपिल सिब्बल को आप देख रहे हैं, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भाई। और G23 ग्रुप जो बना था उनमें से एक नेता कपिल सिब्बल भी है। और G23 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप से इन्होंने करते हुए नेताओं के, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं का जो अब गांधी परिवार पर से सब्र का बांध टूट रहा है, कि कितना दिन देखें कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बोलते 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 खत्म ही नहीं हो रहा है। वो टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा कपिल सिब्बल ने, वो आपको बताता हूं। पहले पॉइंटर्स देखिए, फिर आपको उनकी बाइट सुनाता हूं। पहली बात उन्होंने क्या कही और ईमानदारी से कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सब एक रहें। अगर कोई मुद्दा है तो बात होनी चाहिए, वरिष्ठ लोगों से बात करनी चाहिए। क्या गलत बोले बताइए? इसका एक क्लियर मैसेज तो यह है ना कि भाई सीनियर लोगों से बात नहीं हो रही है, वरिष्ठों से बात नहीं हो रही है, तो वो कह रहे हैं हमसे बात तो कीजिए। इतने साल का अनुभव है, टीम में मत खिलाइए, लेकिन हमसे प्लेइंग 11 में कौन कौन होना चाहिए तो पूछ लीजिए। पिच में कंडीशन हम इतने साल से खेलते रहे हैं, देख के ये तो बता दें कि टॉस करने के बाद बैटिंग लीजिए, फील्डिंग लीजिए, हमसे सलाह तो कर लीजिए। नहीं हो रहा है। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना चाहिए, ये उन्होंने दूसरी बात कही। क्या गलत कहा? वो कह रहे थे कि अगर अध्यक्ष होता, मतलब कांग्रेस पार्टी का परमानेंट अध्यक्ष होता, अभी तो सोनिया गांधी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अगर चुनी हुई कार्य समिति होती, अगर इलेक्शन कमेटी होती, तो ये सब जो चल रहा है पंजाब में होता क्या? नहीं होता, वो कह रहे हैं। जैसे आप घर में नहीं कहते हैं, मतलब आप कहीं बैठे हो, लेटे हो और घर में सब भाइयों में लड़ाई चल रही हो, तो आदमी कैसे कहीं पे आराम से कुर्सी पर बैठ के कहता है कि आज पापा होते ना, तो ऐसा नहीं होता। अब पार्टी के लिए पापा कौन है? अध्यक्ष हैं। किसी को लेकर आइएगा, अध्यक्ष बनाइएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी, जो तय करेगा कि भविष्य में क्या होना है। वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है, तो किससे बोलिएगा? वो कह रहे हमारी बात सुनी जानी चाहिए, भले ही हमारी बात ना मानो, मतलब हमको खिलाओ नहीं, लेकिन अंपायर ही बना लो, पानी पिलाने के लिए भेज दो, लेकिन कुछ तो कराओ। बात नहीं हो रही है, कोई एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर होते देख नहीं सकते, हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने की भी हद होती है। कांग्रेस का कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, फिर भी फैसले लिए जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि फैसले कौन ले रहा है। पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में कांग्रेस के अंदर इस उठापटक का मतलब है कि आईएसआई और पाकिस्तान को फायदा होगा। तो मतलब अगर आप पॉइंटर्स लेके बैठिएगा टिक लगाने के लिए कि ये वाला ठीक बोला, नहीं ये गलत बोला, इनके मन में कुछ है, ये ठीक गलत, तो सब में आपको लगेगा ठीक ही तो बोल रहे हैं भाई, गलत क्या बोल रहे हैं। सुनिए एक बार उनको, उनका दर्द भी सुनिए। सुनने में ना थोड़ा समझ में आता है कि आदमी किस सेंटीमेंट से बोल रहा है, वो भी सुनिए। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना है स्पीकर भी रहे।
तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. I am given to understand and I believe that one of my senior colleagues is perhaps written or is about to write to the Congress president to immediately convene a CWC. जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। दिस इज द आयरनी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं बहुत सधी हुई बातें कह रहे हैं, पार्टी के हक में कह रहे हैं। सुनिएगा तो शायद पार्टी का फायदा हो सकता है, लेकिन वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और कहने के बाद क्या हुआ, जरा वो तस्वीर दिखाइए। कपिल सिब्बल ने ये बोला और उसके बाद कपिल सिब्बल के बाहर किसने प्रदर्शन किया? कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया। गेट वेल सून का प्लेकार्ड लेकर खड़े हो गए कि ठीक हो जाओ। ट्विटर पे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट कर दिया इनके घर के बाहर अंडे टमाटर फेंके गए। ये देखिए, ये टमाटर और अंडे फेंके गए। इसका सलाद काट के साथ में बैठ के अगर चर्चा कर लेते तो कांग्रेस का ज्यादा फायदा होता। टमाटर बर्बाद करके क्या मिला? सोचिए क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये सब समझना होगा कि अपने ही नेताओं का जरा सा बोल दीजिए, जरा सा कि ये पार्टी ठीक कर लीजिए, उसके बाद ऐसा हो जाता है। अब ये कोई गलत बात थी क्या? किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं हम लोग। तो चलिए इनको दुश्मन लगते ही है कि पत्रकार काहे बोला, काहे वो सवाल पूछा, लेकिन अपने यहां भी लोग नहीं पूछे। हमारे साथ दोनों सहयोगी बने हुए हैं। अमित जरा बताइए, टमाटर बर्बाद कर दिए, सलाद में काट के रखते और साथ में बैठ के खाते तो कांग्रेस का ज्यादा फायदा होता। ये जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, इसका कोई समाधान है? और जो आला कमान है उनके इशारे पर होता है, उनके बोलने पर होता है, या उनको पता नहीं चलता और हो जाता है बाद में कुछ रिएक्शन? क्या ये कैसे हो जाता है? सुशांत, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पंजाब में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पर आपके अध्यक्ष नाराज हो जाते हैं सिद्धू, और जो राहुल गांधी हैं वो वायनाड चले गए। वो यहाँ पे जो भी समस्या है उनको सुलझाने की बजाय वो आगे चले गए। और यही जो चीज़ें हैं, राहुल गांधी का जो व्यवहार है, यही वजह रही कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे तो वो चाहते थे कि बात हो, कम से कम ऊपर लेवल पे कोई तो बात करे, उनकी समस्या को सुने, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हेमंत विश्व शर्मा, जिसकी आपने चर्चा की, आपको याद होगा कि वो लगातार चाहते थे कि राहुल गांधी से मुलाकात करे, लेकिन राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेलते थे, लेकिन उनकी समस्या सुनने का वक्त नहीं था। तो ये जो समस्याएं हैं, जो G23 है, ये बार बार यही कह रहा है कि आप चुनाव करवाइए, अध्यक्ष बनाइए। ये जो फैसले लेते हैं, आपने जो फैसले लिए, अचानक कन्हैया कुमार को आपने पार्टी में शामिल कर लिया, किसी भी सीनियर लीडर से पूछा तक नहीं। आपने सिद्धू को वहां पर अध्यक्ष बनाया, किसी सीनियर लीडर से पूछा नहीं। तो कांग्रेस मुझे लगता है उस लेवल पे पहुंची गई है जहां पर सीधे सीधे लड़ाई है। और जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो फैसले ले रहे हैं जिस तरह से, और उसको लेकर निश्चित तौर पर जो नाराजगी होनी चाहिए थी, इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये मान चुकी है या फिर वो तय कर चुके हैं कि ये तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर हो। तभी उनको पूछ नहीं रहे। मुझे लगता है कि एक पार्टी चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, भी यूथ, जब कहा जा रहा था कि यूथ के हाथ में पूरी पार्टी आ रही है, राहुल प्रियंका पार्टी संभालेंगे, उस समय पार्टी कौन छोड़ रहा है? अमित, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सोच और बड़ी समझ की जरूरत नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी में कमोबेश वही चल रहा है जो मीडिया में चलता है। बड़े पत्रकारों को हटाना होता है तो उनके शोज जो हैं वो कमजोर कर दिए जाते हैं, फिर वो अपने आप ही बोरिया बिस्तर समेट के चले जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी यही चल रहा है, जो बड़े पत्रकार नहीं, मतलब बड़े नेता हैं, उनका शो जो है वो फ्लॉप शो कर दो, वो अपने चले जाएंगे। ये छोड़ने वाले नहीं है, इनको पता ही नहीं है। रविकांत, आपके पास कोई और अपडेट है? ये G23, ये पंजाब का नाटक, ये कांग्रेस आला कमान, ये कितना और चलेगा? सिद्धू को आज का अल्टीमेटम था, उस पर भी कोई जानकारी है क्या? देखिए सुशांत, आपने ये पूछा कि आखिरकार कांग्रेस में ये सब क्यों हो रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब केंद्र का जो नेतृत्व होता है उसकी पकड़ अपने संगठन पर ढीली हो जाती है तो जो छत्रप होते हैं बेलगाम हो जाते हैं।
मसलन उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सत्ता परिवर्तन किया, सारे वरिष्ठ मंत्रियों को हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटा दिया। पार्टी से एक आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी पकड़ बहुत मजबूत है अपने नेताओं पर और संगठन पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपको याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया उससे ठीक पहले उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन किया था और सोनिया ने कहा कि आई एम सॉरी कैप्टन। यानी वो ये जानते हैं कि वो जिसके करीबी थे कांग्रेस पार्टी में उनकी इन दिनों नहीं चल रही है। वही बात कपिल सिब्बल ने कहा कि ये फैसला कौन ले रहा है, सबको पता है कि फैसला कौन ले रहा है और ये सारे लोग जो जा रहे हैं वो राहुल गांधी के करीबी नहीं हैं और राहुल गांधी के करीबी ना होने की वजह से उनकी बात नहीं मान रहे हैं और संगठन में इस तरीके का बिखराव जो है वो दिखाई दे रहा। ये आगे भी चलता रहेगा क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं कि G23 के और बड़े नेता जो हैं वो कुछ दिनों बाद देखिए सोनिया गांधी फोन पर नेताओं को आई एम सॉरी कह दें वो चल जाता है, लेकिन जनता चुनाव में आई एम सॉरी बोल के वोट किसी और को दे दे ये नहीं चलेगा। तो लोकसभा में 50-60 सीट पर रहिएगा तो यही सॉरी सुनना पड़ेगा और अभी पंजाब में सॉरी सुनना पड़ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप दोनों को सॉरी नहीं है, आप दोनों को थैंक यू है। इतनी आपने डिटेल में जानकारी दी, ऐसे ही और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो अभी अमित और रविकांत दोनों जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है ये सॉरी बोलकर और काम हो गया, अब आप निकलिए वाला हिसाब जो है ये क्यों हो रहा है, ये आपको थोड़ा आंकड़ों के लिहाज से समझाता हूं। इसको देखिए, कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 3 राज्य हैं, 3 ओनली 3 राज्य हैं जहां पर उनके मुख्यमंत्री हैं। और ये राज्य कौन से हैं? एक है पंजाब जहां अभी चुनाव होने वाला है, एकदम मुहाने पे खड़े हैं। दूसरा छत्तीसगढ़ जहां पर अभी मारामारी चल ही रही है, कभी टीएस सिंहदेव आते हैं अपने लोगों को लेकर, कभी भूपेश बघेल आते हैं। भूपेश बघेल साहब तो आजकल मीडिया को ट्विटर पे धमकी भी दे रहे हैं, उनको लगता है ऐसा करूंगा राहुल गांधी के साथ दिखूंगा तो कुर्सी बची रहेगी। अरे बचाइए ना बॉस, ऐसे बचती है। और तीसरी है राजस्थान, वहां सचिन पायलट जो है वो अपना लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री साहब अपना लगे हुए। सिर्फ 3 राज्य, 3 राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री, और 3 राज्य होते हुए भी उन तीनों में बवाल चल रहा है, सबसे ज्यादा फुटेज खा रहे हैं। और कांग्रेस में यह क्यों होता है आपको मैं पहले भी एक बार बताया था, फिर याद दिला रहा हूं कि इनको कुर्सी की आदत है। इतने साल ये लोग सत्ता में रहे हैं कि इनको कुर्सी मिलती है तो ठीक है। जैसे आप क्या है, आप गरीब आदमी क्या है, वो लाइन में घंटों खड़े रह सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो बाबू लोग होते हैं वो खड़े नहीं हो सकते, उनको कहीं लाइन में भी खड़ा कीजिएगा तो उनको थोड़ी देर बाद लगता है कि भैया एक कुर्सी लगा देते तो बैठ जाते। इनको कुर्सी चाहिए। तो कांग्रेस का जो लॉयल्टी फैक्टर है, कुर्सी है तो सब कुछ है, वो आपको समझाता हूं आंकड़े के लिहाज से। 2016 से लेकर 2020 के बीच में, 2020 इसके बीच में कांग्रेस के कितने विधायकों ने पार्टी छोड़ी? कांग्रेस के 170 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, 170 विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ी। और इसी कार्यकाल के दौरान, मतलब इसी 2016 से 2020 के बीच में 4 साल में बीजेपी के कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी? बीजेपी के कितने विधायकों ने? आंकड़ा देखिए, मात्र 18 विधायक। 170 लोग पार्टी छोड़ देते हैं, 170 विधायक कांग्रेस के इस 4 साल में, और बीजेपी के मात्र 18 छोड़ते हैं। और वो 18 भी जो छोड़ते हैं वो कोई बवाल नहीं कर पाते। सीएम बदल दिया, कोई बवाल नहीं। नेतृत्व बदल दिया, कोई बदलाव नहीं, कोई बवाल नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर सत्ता चुकी नहीं है तो मामला गड़बड़ाने लगता है। पंजाब कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है वो दिल्ली में कांग्रेस की उठापटक का चैप्टर है। ये जो G23 वाला आप देख रहे हैं और दूसरी चीजें देखते हैं, उसका एक चैप्टर है पंजाब। इस बात को ध्यान रखिए। दिल्ली में कांग्रेस के फैसले अब सीधे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ये एक नाम है और दूसरा नाम जो है वो प्रियंका गांधी का है, प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा, ये 2 लोग मिलकर अब फैसले ले रहे हैं, राहुल गांधी प्लस प्रियंका वाड्रा। इसमें सोनिया गांधी जो हैं वो बताया जाता है कि सिर्फ सहमति देती है कि कर लो, जाओ कर लो। इसका पहला बड़ा उदाहरण है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाना। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको जीत दिला रहे हैं। अभी दिखाया आपको कि मोदी लहर के बीच भी 13 में से 8 लोकसभा सीट दिला रहे हैं, उनको कहा हटा दो इसको। और कैप्टन जो है वो सोनिया गांधी के करीबी है, इसलिए फोन पे उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कैप्टन, मैं क्या करूं। सिद्धू को तवज्जो देकर कैप्टन को हटा दिए। इसके बाद चन्नी साहब को सीएम बनाकर सिद्धू को किनारे लगा दिए, क्योंकि चन्नी साहब के नाम पर सिद्धू कैप्टन को हटाते तो बात नहीं बनती।
सिद्धू अपना खेमा बनाए बैठे थे। तो सिद्धू का इस्तेमाल किया कैप्टन को हटाने के लिए और चन्नी साहब का इस्तेमाल हो गया सिद्धू को किनारे करने के लिए। अब जब कैप्टन को हटाने में सिद्धू का इस्तेमाल हो गया तो सिद्धू को कोई भाव नहीं दे रहा। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू से बोला कि तुम कैप्टन को आधी पिच पे बुला के रन आउट करा देना, अपना वापस लौट जाना। सिद्धू ने करा दिया और उसके बाद जो है इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। सिद्धू बैट लेके खड़े रह गए, मेरी बैटिंग, तो बोले अब नहीं, अब तुम अगला में खेलना, अभी जो इसमें अगली पारी आएगी, अगला टेस्ट मैच तुमको खिलाएंगे, अगली पारी में चन्नी साहब बैटिंग करेंगे। हो गया, सिद्धू साहब बैठे रह गए कि कैप्टन को रन आउट भी करा दिया और बैटिंग भी नहीं है। सिद्धू को अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि वो बात नहीं मानेंगे तो दूसरा अध्यक्ष देख लिया जाएगा, मतलब रात तक का अल्टीमेटम है। और ये पूरी कहानी अमृतसर से कांग्रेस के सांसद है गुरजीत सिंह ने ही बताई। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए उनको, वो बता रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात हुई है कि पीसीसी चीफ को रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। अभी कल तो जो पोर्टफोलियो मिले हैं, कल ही मिनिस्टर अपनी सीट के ऊपर बैठ रहे हैं, उसी समय उनका रिजाइन आ जाता है, तो ये गलत बात हुई है। क्योंकि जो कुछ हुआ है पार्टी में मैक्सिमम उनके हिसाब से हुआ है। 100% तो नहीं मैं कह सकता, कोई 100% तो किसी के हिसाब से भी नहीं होता, क्योंकि वो तो मेरे हिसाब से भी मैं ज़िंदगी चलना चाहूँ, मेरा फैमिली भी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी 100%। वो तो मैक्सिमम जब उनके हिसाब से हो गया, सब ने उनके साथ जो उन्होंने कहा मोस्टली वो हो गया। तो अब हम भी बहुत हैरान हो गए कि जब उन्होंने ये रिज़ाइन कर दिया, मतलब ये हुआ क्यों है? क्योंकि आज अब तो हमें ज़रूरत थी, जो जिस बात के लिए हमने उसको उतारा है कैप्टन साहब को, तो वो बातें पूरी करनी। हम कह रहे थे 4 दिन में हम सारे मसले हल करेंगे, तो 4 दिन में मसले हल करने के अब तो शुरू हुई है, बरसात बिछी हुई है कि कैबिनेट बैठ गई है, मुख्यमंत्री बैठ गया है। 10 दिन में मुख्यमंत्री ने लोगों के दिल में जगह बना ली है, तो वो जब बैठ चुका है तो अब इनका पहले चेहरा बहुत बड़ा है कैप्टन सिद्धू साहब का, तो अब तो इनको साथ मिल के वो काम करने चाहिए थे। क्या कोई भ्रष्ट अधिकारी बैठ गया है जहाँ कोई उसकी ट्रांसफ़र होगी, वहाँ कोई जगह पे बैठ गया है, तो क्या वो इतना बड़ा है कि ये सबके साथ हल नहीं होगा मसला, या ये इतने आदमी को भी वो चैलेंज कर देगा? ये बात नहीं है। देखो साहब ये कह रहे हैं कि हम गलत नहीं होने देंगे, हम करप्शन नहीं होने देंगे, ये कर कौन रहा है? भाई रिजाइन क्यों करते हो? ना होने दो ना। अब मीटिंग बुलाओ, अब कैबिनेट वजीर की मीटिंग बुलाओ। एक्स प्रेसिडेंट हैं, सुनील जाखड़ जी हैं, प्रताप बाजवा जी हैं, केपी जी हैं, पट्टल जी हैं, दुल्लो जी, इनको बुलाओ ना, बैठ के मीटिंग करो इनके। कांग्रेस में सब लोग बता देते हैं कि बुलाओ, मीटिंग करो, बैठ के बात कर लो, लेकिन वो बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जो कि बेसिक होता है पॉलिटिक्स में। आइए बैठ के बात कर लेते हैं। सिद्धू अलग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर हाईकमान नहीं माना तो क्या करेंगे? सिद्धू का तो सब किया धरा बेकार चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो जो घर बनाया अपने लिए बनाया, फिर एक दलित भाई को लाकर उस घर में रखा गया। सिद्धू के साथ कमोवेश आप समझिए वही हुआ है जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ, जब वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर लेकर आए थे और उन्होंने कहा, सोचा था कि ये रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी वही हो गया। वो उधर जीतन राम मांझी ने एकदम से ट्विस्ट मारा और कब हाथ मड़ोड़ कर रिमोट अपने हाथ में ले लिया और बोला मुझे मैं ही चलाऊंगा, वो नीतीश कुमार को पता नहीं चला था। बाद में बड़ी अनबन हुई दोनों के बीच। वही काम हो गया है अभी चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच में। सिद्धू साहब सोचे थे कि अरे ये तो कुछ दिन के लिए अभी मुख्यमंत्री बनेगा, मैं अपने हिसाब से सब चलाऊंगा रिमोट। चन्नी साहब को यह पता है कि वो दलित चेहरा है, उनको अभी कोई छुएगा चुनाव के पहले हो ही नहीं सकता। उनको हटाने का मतलब है मैसेज चला जाएगा कि दलित के साथ अन्याय हो गया। ये उनको पता है कि मेरे पास सुरक्षा कवच है, क्योंकि अगर ईमानदारी से दलित को सीएम बनाए होते तो बहुत पहले बना दिए होते, चुनाव से 4 महीने पहले थोड़े बनाए होते। तो ये काम हो गया, तो वो अब अपने हिसाब से चीजें करने लगे कि उनको पता है कि अब तो मुझे हटना नहीं है। सिद्धू अड़े रहेंगे तो विकल्प बहुत कम बचेंगे। शायद हाईकमान को भी अंदाजा है कि सिद्धू के पास विकल्प कम है, इसलिए सिद्धू और चन्नी साहब के बीच ये जो लड़ाई है, इसमें एक चर्निंग चल रही है। खैर, लेकिन इसमें अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने एक ट्वीट किया, वो भी आपको दिखा देता हूं, इसको जरा जूम करके दिखाइए। उन्होंने लिखा कि अमित शाह जी और मोदी जी पंजाब से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। वे पंजाब से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि वे किसान विरोधी काले कानूनों से अपने पूंजीपति साथियों का हित साधने में अब तक नाकाम रहे। भाजपा का किसान विरोधी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, ये वो ट्वीट कर रहे हैं। और इसका पहला ट्वीट का ये तो 2 of 2 है, 1 of 2 भी दिखाइए। उसमें शायद वो कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो दलित, हाँ ये वाला दिखाइए, ये वाला है पहले वाला। सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। अरे ये तो कपिल सिब्बल पूछ रहे थे,
ये तो नवजोत सिंह सिद्धू से पूछना चाहिए, वो पूछ रहे हैं बीजेपी से। दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा है। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ। इनको लग रहा है शायद कि कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अमित शाह के घर से की, या अगर इनको यही पूछना था कि दलित को सीएम बनाने से दिक्कत क्यों है तो नवजोत सिंह सिद्धू से पूछते। भाई आज भी वो कांग्रेस में है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष आपने ही बनाया, तो ऐसे आदमी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया? जिनको आपकी भाषा को अगर ट्रांसलेट करें अगर पॉलिटिक्स को समझने के लिए तो उनको दलित से दिक्कत है। तो ये पॉलिटिक्स है। अब सुरजेवाला जी को ये तो कहीं ना कहीं तो, या कांग्रेस पार्टी को ये कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर कैप्टन जो है वो बीजेपी के साथ गए तो वो उनको नुकसान ना दे, और इसके लिए नैरेटिव जो है वो दलित वाला है। क्योंकि सिद्धू की तो अब दावेदारी कमजोर पड़ गई। चरणजीत सिंह चन्नी पर जो आला कमान है उसका हाथ है, और इसीलिए उन्होंने कैप्टन के जो करीबी लोग थे उनको भी मंत्री बना दिया। तो पंजाब की सियासत जो है वो बहुत कमाल की चीजें सिखा रही है और बता रही है पॉलिटिक्स के लिहाज से। कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को समझ में आया कि कई बार सामने वाले को रन आउट कराते कराते आप भी रन आउट हो सकते हैं। कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझ में आया कि अगर इस बॉलर के ओवर में पांच छक्के मारने हैं तो कैसे कदम आगे बढ़ाकर खेलना होगा, और उसके लिए किसी और की भी जरूरत पड़ सकती है जिसके साथ थोड़ी नेट प्रैक्टिस हो जाए। और कैसे पंजाब में और केंद्र में, यहां दिल्ली में जो हो रहा है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, उस पर कांग्रेस का ध्यान न देना कांग्रेस के लिए और उस पार्टी की सीट जीतने की संभावनाओं, चुनाव जीतने की संभावनाओं को गर्त में ले जा रहा है। यह भी समझने और सीखने लायक है। तो पाठशाला में यह चैप्टर यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन पाठशाला खत्म नहीं कर रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हिस्ट्री की क्लास में मुगल सीरीज का हुमायूं चैप्टर जल्द लौट रहे। थोड़ा पानी पीजिए, क्लास खत्म नहीं हुई। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास जिसमें मुगल सीरीज का हुमायूं चैप्टर। अब तक हमने आपको बताया कि कैसे हुमायूं अपने भाइयों से परेशान था, कैसे उसके भाई लगातार विरोधियों से हाथ मिला रहे थे, फिर भी कैसे शेरशाह सूरी के कब्जे वाला चुनार का किला हुमायूं ने जीत लिया था, कैसे गुजरात के सुल्तान को हुमायूं ने हरा दिया था। अब इसके आगे का इतिहास, और वो आगे का इतिहास कहता है कि हुमायूं अपने भाइयों से जिंदगी भर परेशान रहा। वैसे परेशान रहने वाला वो अकेला भाई नहीं होगा, अगर कोई भाई परेशान ना होता तो इतने बंटवारे दुनिया में नहीं हो रहे होते, लेकिन वो भी परेशान था। उसके भाइयों ने उसे हर कदम पर धोखा दिया, जिसके कारण हुमायूं की स्थिति कमजोर होती चली गई। और हुमायूं के छोटे भाई मिर्जा कामरान ने 1531 में लाहौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाबर के साम्राज्य बंटवारे के हिसाब से लाहौर हुमायूं की जमीन थी, वो तो उसको मिली हुई थी। यानी हुमायूं के भाई मिर्जा कामरान ने उसे धोखा दिया। हुमायूं को उसके दूसरे भाई मिर्जा हिंदाल ने भी धोखा दिया। मिर्जा हिंदाल से हुमायूं का धोखा इस तरह से मिला कि जिस गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को 1535 में हुमायूं ने हराया, उसी गुजरात के सुल्तान के साथ मिर्जा हिंदाल ने हाथ मिला लिया। गजब भाई थे भाई, कोई साथ ही नहीं दे रहा है। 1536 में हुमायूं और बहादुर शाह फिर आमने सामने थे, लेकिन बहादुर शाह के साथ इस बार हुमायूं का छोटा भाई हिंदाल खड़ा था। यह जानकर हुमायूं बिना लड़े वापस लौट गया। उसको दिल में चोट लगी, मेरा भाई लड़ रहा है मेरे सामने खड़ा होकर। जिसके बाद मिर्जा हिंदाल गुजरात का सुल्तान बन गया। हिंदाल ने अपने भाई हुमायूं को एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया, मतलब फितरतन धोखेबाज था। 1538 में शेरशाह पर हमले के लिए हुमायूं बिहार बंगाल की तरफ बढ़ा। हिंदाल ने वादा किया कि वो हुमायूं का साथ देगा, लेकिन हिंदाल हुमायूं को धोखा देकर आगरा चला गया। आगरा में हिंदाल में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अब ये मत सोचिएगा कि उस जमाने आगरा में ताजमहल देखने गया होगा, उस समय बना नहीं था। हुमायूं के खिलाफ हिंदाल और कामरान किस तरह से साजिश रच रहे थे, उसके बारे में द ग्रेट मुगल किताब में बताया गया है। 1538 में हुमायूं ने अपने भाई कामरान से मदद मांगी, लेकिन हुमायूं की मदद के बदले कामरान ने हिंदाल से हाथ मिला लिया। हिंदाल और कामरान के बीच में समझौता हो गया कि हुमायूं को धोखा देकर वो दोनों दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा 1539 में जब हुमायूं शेरशाह सूरी से चौसा युद्ध हार गया, उस वक्त भी हुमायूं ने अपने भाई कामरान से सेना मांगी थी, लेकिन उसने हुमायूं का साथ नहीं दिया। ऐसे भाई से तो भाई ना हो तो अच्छा है, लेकिन हुमायूं के साथ यही चल रहा था। भाइयों के साथ साथ हुमायूं के सेनापति भी वफादार नहीं थे। दो ऐसी घटनाएं जब भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया, इसके कारण हुमायूं की स्थिति और कमजोर हो गई। 1539 में शेरशाह के खिलाफ चौसा का युद्ध और 1540 में शेरशाह के खिलाफ कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्धों में हुमायूं के भाइयों ने साथ नहीं दिया था।
सेनापतियों ने वफादारी के से साथ नहीं निभाया, यह भी बताया जाता है। तो कभी कभी आप भाई तो नहीं चुन सकते, लेकिन कम से कम सेनापति तो चुन सकते हैं, और उसमें भी अगर हुमायूं धोखा खा रहा था तो कुछ तो किस्मत गड़बड़ थी और कुछ उसका सिलेक्शन गड़बड़ था। तो सेलेक्ट करना बड़ा जरूरी है, और इसलिए कहता हूं कि रात 9 बजे क्या देखना है जब ये सेलेक्ट करने बैठिए तो पाठशाला चुनिए। इतने विस्तार से कौन बताएगा और समझाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।